बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करते हैं रिकंडीशन गाड़ियों पर पाबंदी की। बात आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि दो तरह के सिस्टम हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं। एक वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो मुल्क के अंदर गाड़ियाँ तैयार कर रही है, मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं या यूँ कह लें कि असेंबलिंग प्लांट लगे हुए हैं। बाहर से गाड़ियाँ मसलन जापान से आती हैं, उनके इंजन स्पेयर पार्ट्स वगैरह, तो वो यहाँ पर जोड़कर बॉडी फ्रेम बनाकर उन्हें असेंबल किया जाता है। एक तो तरीक़ाकार ये है कि जो मुल्की सतह पे गाड़ियों की पैदावार है। दूसरा सिस्टम है रिकंडीशन गाड़ियाँ। रिकंडीशन को रिकंडीशन क्यों कहा जाता है, ये बात भी समझ लीजिए कि मिसाल ले लीजिए कि हम सबसे ज़्यादा जापानी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, या मुल्क में जितनी गाड़ियाँ आज चल रही हैं उनके अंदर जापानीज़ गाड़ियाँ सबसे सफ़े अव्वल पर हैं। तो जो जापान से, दुबई से और दीगर जितने भी ममालिक से गाड़ियाँ दरामद की जाती हैं, वो सारा ये सिस्टम है कि वहाँ पे मिसाल ले लीजिए एक गाड़ी है जो रोड पे आई, उसे छोटी सी खराश पड़ गई, कोई हेडलाइट, बैक लाइट या बम्पर स्क्रैच पड़े, ख़राब हुआ या टूट गया, तो उसे रिकंडीशन करके यहाँ पे भेज दिया जाता है। कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो जुमा बाज़ार, इतवार बाज़ारों में वहाँ पे जो है वो आती हैं बिकने के लिए, वहाँ से फिर ख़रीदारी करके तो उन्हें जापान से पाकिस्तान भिजवाया जाता है। ये तमाम जितनी शक्लें हैं ये सारी रिकंडीशन गाड़ियाँ कहलाती हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ शराइत रखी हुई हैं रिकंडीशन गाड़ियों के लिए। मिसाल ले लीजिए कि 4 साल पीछे वाली गाड़ी जो है वो आएगी, यानी आज अगर 2020 जा रहा है तो 2016 या 17 वाली गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में इंटर हो सकती है, इससे लेटेस्ट मॉडल नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट ने हर गाड़ी के लिहाज से टैक्स की एक शरह रखी हुई है। आप जापान में ख़ुद ख़रीदें या किसी ख़रीदार के ज़रिए लें या वहाँ से इंपोर्ट करवाएं गाड़ी, ये सारी सूरतें दस्तयाब हैं। लेकिन रिकंडीशन गाड़ियों के लिए शराइत है कि वो 3 या 4 साल जो भी गवर्नमेंट ने एक पाबंदी रखी होती है उसको फॉलो करना पड़ता है कि उससे लेटेस्ट मॉडल ना हो। मसलन आज अगर 2020 जा रहा है तो शायद जापान के अंदर जो गाड़ी 2020 मॉडल में बनी है वो आज यहाँ दस्तयाब नहीं होगी, वो 2016, 17 या एटलीस्ट बहुत ज़्यादा 18 मॉडल में आ सकती है। अब दो सूरतें आ गई, एक तो मुल्की सतह की ऑटो इंडस्ट्री है जो यहाँ पे गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रही है, और एक वो रिकंडीशन है। अब देखना पड़ेगा कि अगर दोनों को साइड बाय साइड बिज़नेस करने दिया जाए तो रिकंडीशन जब गाड़ियाँ आती हैं दीगर ममालिक से, जैसे मैंने आपको जापान की मिसाल दी, तो होता ये है कि जो मुल्की सतह पे आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी हद तक मुतासर होती है। उसकी वजह ये है कि ख़रीदारों को एक बड़ी हद तक जो है वो चॉइस मिल जाती है कि वो अपनी किसी भी चॉइस की, किसी भी कंपनी की, किसी भी लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। लेकिन जो मकामी सतह पे असेंबलिंग हो रही होती है, जैसे टोयोटा है, सुजुकी मोटर्स है, होंडा है, इस तरह की जितनी कंपनियां हैं जो मुल्क के अंदर दस्तयाब हैं, फिर आप वही ख़रीद सकते हैं। अब रिकंडीशन गाड़ियों पे बैन इसीलिए आता है कि मुल्की सतह पे जो गाड़ियां बन रही हैं उनको प्रमोट किया जाए। उनकी प्रमोशन के लिए जब आप रिकंडीशन गाड़ियों की जो है दरामद पे पाबंदी लगाते हैं तो फिर ख़रीदार के पास कोई चॉइस नहीं रहती, फिर वो अपनी मुल्की सतह पर तैयार गाड़ियाँ ही ख़रीद सकते हैं। लेकिन उनका भी आज हाल ही है कि वो गाड़ियाँ इंतहाई महंगी हैं, इसलिए कि इंजन हो, स्पेयर पार्ट हो, दीगर चीज़ें हों, वो डॉलरों में ही इंपोर्ट की जाती हैं, पेमेंट डॉलर में ही होती है। डॉलर आपका जितना मुस्तहकम होगा, जितना मुनासिब कीमत पे रहेगा, उतने ही आपको मुल्क के अंदर अच्छी और मेयारी और सस्ती गाड़ी मिल सकती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता डॉलर की कीमतें बढ़ती गईं तो फिर इंपोर्टेड गाड़ियों को तो छोड़ दें, मुल्की सतह के अंदर तैयार होने वाली गाड़ियां भी हद दर्जा महंगी हो सकती हैं, इसलिए कि सारा कुछ डॉलर से रिलेटेड है।
अब आ जाइए इंपोर्टेड गाड़ियों पे जब बैन लगता है तो कस्टमर को जो सबसे पहला नुकसान होता है वो अपनी चॉइस की कंपनी या ब्रांड की गाड़ियों से जो है वो महरूम हो जाते हैं। फिर उन्हें इन्हिसार मुल्की सतह पर ही करना पड़ता है। और अगर इंपोर्टेड गाड़ियों पे बैन हटाया जाता है तो फिर दूसरा इशू जो सामने आता है वो मुल्की सतह पे जो गाड़ियां तैयार हो रही हैं, असेंबल हो रही हैं या पूरी मैन्युफैक्चर हो रही हैं, फिर उनकी जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त काफ़ी हद तक कम पड़ जाती है। ये दो पैरेलल सिचुएशन गवर्नमेंट को हर वक्त मद्देनज़र रहती हैं, लेकिन अभी हाल ही में इंपोर्टेड गाड़ियों या रिकंडीशन पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी और ये अक्सर स्टेप हर तकरीबन दौरे हुकूमत में उठाया जाता है कि जो मुल्की सतह पर प्लांट लगे हुए हैं उनकी जो गाड़ियां तैयार हो रही हैं उनको प्रमोट किया जाए कि वो बेहतर से बेहतर अपनी जो है वो यूनिट सेल कर सकें। लेकिन ख़रीदार उस सोच में पड़ जाता है कि जब इंपोर्टेड गाड़ियां नहीं आ रही, जैसे जापान की 660 सीसी भी है, 1000 सीसी भी है, 1300 सीसी भी है, 1500 है, 1800 है, 2000 है, इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो 5500 तक भी ये कैपेसिटी जाती है। अब कंपनियां भी मुख्तलिफ हैं, जैसे विट्स है, एक्वा है, प्रियस है, टोयोटा है, होंडा के अंदर कितने मॉडल हैं। तो रिकंडीशन गाड़ियों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चॉइस मिलती है। नुकसान सिर्फ एक ही है कि ख़रीदार अपनी चॉइस की, अपनी मन मर्ज़ी की गाड़ी ख़रीदने से महरूम हो जाता है और फिर वो वही ख़रीद सकता है जो मुल्की सतह पे टोयोटा तैयार कर रही है, सुजुकी तैयार कर रही है या होंडा तैयार कर रही है। दीगर भी जब कंपनियां मुल्क के अंदर अपने प्लांट लगाएंगी, जैसे रेनाल्ट अब फ्रांस की वो भी अपना प्लांट लगाने लगे हैं, इसी तरह जो है वो जर्मनी की गाड़ियां हैं जिसके अंदर जो है वो ऑडी है, BMW है, दीगर बहुत सारी कंपनियां हैं। तो फिर एक मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। और अगर आपके मुल्क के अंदर इतने प्लांट नहीं लगे या इतनी डिफरेंट ममालिक की गाड़ियां तैयार नहीं हो रही तो फिर आपको हद दर्जा जो है वो जापानी गाड़ियों पे ही इन्हिसार करना पड़ता है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो जापानी गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को तरजीह देते हैं, चाहे वो आराम के लिहाज से हो, कंफर्ट के लिहाज से हो, सुकून हो, खूबसूरती हो, इंजन वाइज हो। जापानी गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर राज करती हैं। किसी हद तक जो है मर्सिडीज़ भी हैं, ऑडी भी हैं, दीगर कंपनियां भी हैं, लेकिन वो बहुत तादाद कम है। और फिर जब मुकाबले की फ़िज़ा किसी भी मुल्क में पैदा होती है तो अल्टीमेटली गाड़ियाँ सस्ती भी हो जाती हैं, मेयारी भी होती हैं और आपके सामने एक वसी चॉइस होती है कि आप किस कंपनी की, किस ब्रांड की, किस तरह की गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं। तो रिकंडीशन गाड़ियों पे आज जो पाबंदी के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसका मेन फैक्टर यही है कि गवर्नमेंट देखती है कि जो मुल्की सतह पर कारखाने लगे हुए हैं उनकी सेल बहुत कम हो जाती है और फिर वो कारखाने जो करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लेकर आए होते हैं वो भी हुकूमत पर दबाव बढ़ाते हैं कि मकामी इंडस्ट्री को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ना कि आपके पूरे मुल्क का ख़रीदार जो है वो इंपोर्टेड गाड़ियों की तरफ चला जाए, वो रिकंडीशन गाड़ियों को तरजीह दें। उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि मकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों की जो है वो फ़रोख्त बहुत ज़्यादा कम चली जाती है, तरजीह नहीं देता कस्टमर। ये वो सारी वजूहात हैं और आज मैं ये इस वीडियो के हवाले से समझता हूँ कि आपको रिकंडीशन और लोकल सतह पर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को ये बात समझ आएगी कि रिकंडीशन बेसिकली होती क्या है, उन्हें रिकंडीशन क्यों कहा जाता है और मकामी सतह पर तैयार होने वाला ये दो सिस्टम है। शायद कि बहुत ज़्यादा लोगों को इतना पता ना हो। इंशाल्लाह आपके मुझे फ़ीडबैक का हर वक्त इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये वो फ़ीडबैक है कि जो मुझे मज़ीद रहनुमाई और गाइडेंस फ्राहम करता है कि मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कैसे करूं, आप किन पैरामीटर्स पे बात को सुनना चाहते हैं,
क्या क्या नकाइस हैं उनको दूर करना है, क्या क्या मज़ीद बेहतरियाँ हैं वो लाई जा सकती हैं। तो दोस्तों अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे नफ़ील ख़ान मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और ट्रेनर को इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।